हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने कई सारी सीरीज को लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत हमने आंसर राइटिंग की सीरीज की शुरुआत की थी। और आंसर राइटिंग की सीरीज में ऑलरेडी हमारे 17 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 18 है। पार्ट 18 में देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, आपने उसे किस तरीके से लिखा और उसे किस तरीके से लिखना चाहिए था। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया, तो सबसे पहले हम इनके प्रश्न को पढ़ेंगे, इनके उत्तर को पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे कि इन्होंने अपने प्रश्न के उत्तर में कौन कौन सी कमियां की हैं। साथ ही हम ये देखेंगे कि वास्तव में इस प्रश्न का उत्तर हमें कैसे लिखना चाहिए था। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, बलबन की रक्त और लौह नीति का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 10 नंबर का प्रश्न है, 2017 में पूछा गया। चलिए, इन्होंने लिखा है कि बलबन की रक्त और लौह नीति से तात्पर्य राजतंत्रीय व्यवस्था में शासक की शक्ति का स्रोत क्या है, आधार क्या है, प्रजा के संबंध में विचार क्या है, आदि से है। इसके तहत सुल्तान को ईश्वरीय प्रतिनिधि मानने पर बल, प्राचीन वंश परंपरा अथवा कुलीनता पर बल, गुप्तचर एवं सैन्य व्यवस्था का पुनर्गठन, न्याय पर बल शामिल है। हालांकि इस नीति को समझने के लिए हमें इसके प्रतिपादित होने में योगदान देने वाले कारकों को देखना होगा। बलबन ने इस पर बल निम्नांकित कारणों से दिया, जैसे सत्ता पर बलात् अधिकार, दास होने के कारण नैतिक वैधानिक रूप से शासक बनने की योग्यता न रखना, इल्तुतमिश की मृत्युपरांत शासक की मान प्रतिष्ठा में गिरावट, साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने और मंगोलों से सल्तनत की सुरक्षा के लिए ठोस शासक की आवश्यकता। उपरोक्त कारणों ने बलबन को राजत्व के सिद्धांत पर अत्यधिक बल देने के लिए प्रेरित किया। उपयुक्त नीति की कुछ सीमाएं भी रहीं, जैसे गैर तुर्कों को सत्ता से अलग रखना। परिणाम स्वरूप बलबन की मृत्यु के बाद उपद्रव और झगड़े फिर से उठ खड़े हुए और पुनः अलाउद्दीन खिलजी को राजपथ की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। निष्कर्षतः ये कह सकते हैं कि बलबन प्रशासन की सुव्यवस्थित प्रणाली विकसित करने में विफल रहा, जो सुल्तान की प्रतिष्ठा और साम्राज्य के गौरव को निरंतर बनाए रख सके। ठीक है, आपने अपने प्रश्न का जो उत्तर लिखा है, उस उत्तर में आपका ये निष्कर्ष अच्छा है, आपका यहाँ पे ये एनालिसिस अच्छा है, लेकिन इससे ऊपर का जो भी पार्ट है, यानी कि इससे ऊपर का जितना भी पार्ट है आपका, उसमें आपको करेक्शन करना पड़ेगा। जैसे देखते हैं, आपको करेक्शन ये करना पड़ेगा कि आपसे प्रश्न क्या पूछा गया। सबसे पहले देखिए, हमें अगर प्रश्न समझ में आ जाए तो हम उत्तर को काफ़ी अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। आपसे प्रश्न पूछा गया था कि बलबन की रक्त और लौह नीति क्या है और उसका समालोचनात्मक परीक्षण करें। समालोचनात्मक परीक्षण का मतलब ही ये होता है कि पहले आप बलबन की रक्त और लौह नीति के बारे में बता दें, वो लौह एवं रक्त की नीति क्यों अपनाई उसने, इसके बारे में बता दें, और उसके अपनाने के कारण या उसके अपनाने का उद्देश्य कहाँ तक सिद्ध हो पाया, उसकी आप आलोचना कर दें। समझ गए? तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि लौह रक्त और लौह नीति क्या है, उसका सामान्य साफ अर्थ बताइए। आप ये मत बताइए कि राजतंत्रीय व्यवस्था में शासक की शक्ति का स्रोत क्या है। ये सारी चीज़ें आपसे उसने नहीं पूछा है यहाँ पे। ये तो आप राजत्व के सिद्धांत को लिखते रहो। देखिए, राजत्व का जो सिद्धांत है वो रक्त और लौह नीति अपनाने का एक प्रमुख इशू है, न कि राजत्व के सिद्धांत के अंतर्गत रक्त एवं लौह नीति थी। समझ रहे हैं? कहने का मतलब, रक्त एवं लौह नीति को जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये देखना होता है कि वो कौन से 5 कारण हैं जिसके अंतर्गत बलबन ने उस समय रक्त एवं लौह नीति को अपनाया। तो जब आप देखोगे तो पहला उसने क्या किया था, किंगशिप की थ्योरी को उसे प्रमोट करना था, जिसमें आप राजत्व का सिद्धांत देखते हो, जिसमें वो नियाबत ए खुदाई और जिले ए इलाही की बात करता है। ठीक, फिर आप उसी में देखते हो कि जो उस समय का प्रशासन था वो काफ़ी ढीला ढाला था, तो उस प्रशासन को दुरुस्त करने के लिए उसने रक्त एवं लौह नीति अपनाई। तीसरा आप देखोगे कि उसने जो उस समय का 40 दल होता था, जिसमें 40 मेंबर होते थे, जो इल्तुतमिश के टाइम पर गठन किया गया था, इसलिए कि राज्य में जो रईस लोग होते हैं या जो प्रशासन के बाहर जो लोग होते हैं उन पर निगरानी रखी जा सके, यानी कि गुप्तचर प्रणाली एक तरीके की थी ये 40 दल, और इसी 40 का मेंबर हुआ करता था बलबन।
तो इसने देखा कि ये जो चालीसा दल है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है और इसकी स्ट्रॉन्गनेस इतनी ज़्यादा हो गई कि ये शासक के इशूज़ को या शासक के डिसीजन को भी चेंज कर दे रहा। अर्थात हमें चालीसा के दल का दमन करना पड़ेगा। तो चालीसा के दल का दमन करने के लिए भी उसने रक्त एवं लौह नीति को अपनाया। क्लियर। फिर आप देखोगे कि इल्तुतमिश के टाइम पीरियड पे चंगेज खान जैसे मंगोल आक्रमणकारी शुरू हो चुके थे। तो मंगोलों से बचाव के लिए भी इसने रक्त एवं लौह नीति को अपनाया। और आपको पता हो कि कई सारे उस समय विद्रोह भी हो रहे थे, चाहे वो राजपूतों का विद्रोह होता हो या और किसका विद्रोह होता था, मुस्लिम जो प्रमुख होते थे इनके मध्य भी विद्रोह होते रहते थे आपस में। तो उन सबसे लड़ने के लिए भी इसने रक्त एवं लौह नीति अपनाई। क्लियर। तो आप क्या करोगे, अपना प्रश्न जब लिखोगे तो आप बताओगे कि बलबन की रक्त एवं लौह नीति से आशय ये है कि ये शत्रुओं के प्रति निर्मम, तलवार का प्रयोग कठोरता से और शक्ति से खून बहाने की प्रक्रिया का नाम था। ठीक है। इस नीति के अपनाने के पीछे उसने 5 कारणों को दिया। जो 5 कारण कौन से हैं आप बता दोगे कि किंगशिप की थ्योरी जिम्मेदार थी। आप बताओगे कि उस समय का जो एडमिनिस्ट्रेशन था ढीला ढाला वो जिम्मेदार था। आप ये बताओगे कि उस समय का जो 40 कोर का जो दल था वो काफ़ी स्ट्रांग हो रहा था, इसलिए उसका उसने दमन किया। आप ये बताओगे कि उस समय कई सारे ऐसे विद्रोह होते थे, चाहे वो मुस्लिम प्रमुख के हों या फिर आप देखोगे राजपूतों के विद्रोह हों, उनसे निपटने के लिए उसने इस चीज़ को अपनाया। और फिर आप देखोगे कि उसने मंगोल आक्रमणकारियों से बचाव के लिए भी रक्त एवं लौह नीति को अपनाया। जब आप अपनी ये सारी बातें बता रहे होगे ना तो आपका ये पूरा पैरा फुल हो जाएगा। क्लियर। बताते ही जब आपने ये सारी चीज़ें इस पैरा में बता दी तब आप यहाँ पे पैरा चेंज करो। फिर आप बताओगे कि किंतु गहराई से देखें कि उसने जो उद्देश्य से रक्त एवं लौह नीति को अपनाया था उस उद्देश्य में वो कितना सफल हो पाया। क्या उसने, आप बताइए, कि मंगोलों के आक्रमण को रोक पाया? तो नहीं रोक पाया। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पर भी आक्रमण होते रहे, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने उनसे बचने के लिए कई सारे प्रोविजंस किए। क्या उसने उस ढीले ढाले प्रशासन को मजबूती प्रदान कर पाया? तो नहीं कर पाया। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे आप देखोगे उसने कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट बनाए। क्या उसने जो राजपूतों के आक्रमण होते थे, राजपूतों से जो विद्रोह होता था, क्या उससे बचाव कर पाया? तो नहीं कर पाया। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पर भी ये होता रहा। फिर आप देखोगे कि उसी समय जो किंगशिप की थ्योरी थी क्या वो इतनी मजबूत हो पाई? आप देखोगे कि जब बलबन की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी को भी अपना पद प्राप्त करने के लिए कई सारी मशक्कत करनी पड़ती है। और यहाँ तक कि आप देखोगे कि अलाउद्दीन खिलजी का जो राजत्व का सिद्धांत है वो बलबन के राजत्व के सिद्धांत से बिल्कुल अलग हो जाता है। वो वहाँ पे अमीर खुसरो उसको एक कल्याणकारी शासक के रूप में बताता है। हालांकि वो तो वहाँ का दरबारी था, वो एक अलग बात है। लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पे जो क्रिटिसिज्म बलबन का होता था। और आप एक और चीज़ देखिए कि बलबन से काफ़ी सारे लोग नाराज़ रहते थे, बट अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, डिप्लोमेसी के तहत एक बड़े वर्ग को अपने शासन में रखा। उसने इस तरीके का ये आलोचना नहीं की कि जो ऊंचे लोग हैं केवल उन्हीं को पद मिलना चाहिए, नीचे लोगों को देखकर मुझे बड़ी क्रोध आता है। ये बलबन की थ्योरी थी। बट अलाउद्दीन ने क्या किया कि सबको शासन में शामिल करने की बात की। तो आप देखोगे कि ऐसा अलाउद्दीन खिलजी क्यों कर रहा था, क्योंकि उस समय उसका राजत्व का सिद्धांत इतना मजबूत नहीं था। और राजत्व के सिद्धांत को मजबूत करने के लिए तो बलबन ने रक्त एवं लौह नीति अपनाई। तो यानी कि वो सफल नहीं हुई। और जब सफल नहीं हुई तो हम ये बता देंगे कि बलबन की मृत्यु के बाद जो आपने सारी बातें लिखी इन सब का आप उल्लेख कर देंगे तो आपका 150 वर्ड में एक बेहतर उत्तर हो जाएगा। क्लियर। उम्मीद है आपको ये फ्रेम समझ में आया होगा। और आप, हाँ, एक चीज़ और करिएगा, जब आप वो 5 पॉइंट बता रहे होंगे ना तो उन्हीं को डिस्क्राइब भी करते जाइएगा। ऐसा नहीं है आप यहाँ पे जब 5 पॉइंट को अपने लिख देंगे ना इस जगह पे, कहाँ पे, हाँ, यहाँ पे जब आप अपने इन 5 पॉइंट को लिख देंगे कि रक्त एवं लौह नीति क्या है, इतने में आप बता दिए। फिर अपनाने का क्या कारण था यहाँ तक बता दिए। यहाँ पे आप लिखें 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है। आप ये 5 जब आपने लिख दिया यहाँ पे तो आप क्या करेंगे, इन पांचों को बता दीजिए कि ये पांचों क्या है नाम से। और फिर इन पांचों को एक एक लाइन में, ठीक है, एक एक लाइन में यहाँ पे डिस्क्राइब कर दीजिए। जब आप डिस्क्राइब कर देंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ इसको ये सारी चीज़ें पता हैं। ठीक। और फिर आप अपने नेक्स्ट पेज में उस चीज़ का काउंटर कर दीजिए कि किंतु गहराई से देखें तो
क्या उसने मंगोलों के आक्रमण को रोक पाया? तो नहीं कर पाया। और इसको आप पिछले युग से, अलाउद्दीन खिलजी के युग से जोड़ देंगे तो आपका उत्तर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये उत्तर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।